मॉर्निंग। स्वाति जोशी, अतुल शर्मा, राजेश यादव। थैंक यू अतुल शर्मा, लुकिंग स्मार्ट सर, थैंक यू। सुबह सुबह कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आज दिन अच्छा जाएगा। राणा हैदर अली, महावीर प्रताप। अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड पॉइंट की कैसे ट्रोपोस्फेयर की हाइट, क्या हो रहा है ये, में अंतर होता है। अर्थ के रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अर्थ के इक्वेटर के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, आउटवर्ड फोर्स है। और पोल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। अर्थ के सेंटर की तरफ वहां फोर्स काम करता है। रवि जाटव, सर्वेश, श्वेता यादव, गुड मॉर्निंग। सुजीत ठाकुर, मैग्नेटोस्फेयर का अर्थ के डायनामो इफेक्ट से हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए मैग्नेटोस्फेयर है। और सूर्य का सोलर वेव्स, सोलर विंड, सोलर मैग्नेटिक वेव्स वहां तक पहुंच पाता है, उसके नीचे नहीं आ पाता है। अखिलेश कुमार, सेक्सी सर, वाह, काफ़ी एडवांस लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लंदन में क्लास ले रहे हैं और हमारे सामने काफ़ी मॉडर्न लोग बैठे हुए हैं। एनीवे, आई विल नेवर माइंड सच वर्ड्स बिकॉज माई कल्चरेशन हैज़ बिन इन सच इन्वायरमेंट। मेरा स्कूलिंग ऐसे इन्वायरमेंट में हुआ है जहाँ पे देयर आर वेरी फ्रेंडली टॉक्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। सर ये पॉइंट थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। अरे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं पता है? चलो हम करेंगे इसको डिस्कशन, आज नहीं, कर लेंगे लेकिन कभी नहीं कभी। प्रतीक कुमार पांडे, गुड मॉर्निंग। अलीशा खान, गुड मॉर्निंग। अलिश्ना, राणा हैदर अली, राणा भी है, हैदर अली भी है। राणा प्रताप, देश का एक महान योद्धा, सपूत, स्वाभिमानी। हैदर अली, एक और महान सपूत, योद्धा। क्या नाम है यार, तुम तो राणा प्रताप और हैदर अली दोनों हो, वेरी गुड। सुजीत सिंह, गुड मॉर्निंग। प्रणव, गुड मॉर्निंग। अभय शुक्ला, अर्थ रेडिएशन को ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्थ रेडिएशन को जो अर्थ एब्जॉर्व करके वापस भेजती है ना, उसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ये सब टॉपिक्स बस अब आने ही वाला है। कोई और प्रश्न हो तो पूछो, क्योंकि आज हम कंप्यूटर पे बैठे हैं तुम्हारे प्रश्नों को। वेदर इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट, समझा दीजिए। फंक्शनल कॉन्सेप्ट वेदर इसलिए है क्योंकि सुरजीत सिंह ठाकुर का एक क्वेश्चन है। फंक्शनल इसलिए कॉन्सेप्ट है कि जैसे वेदर का एलिमेंट क्या है, प्रिसिपिटेशन है ना, क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन एक फंक्शन है, प्रिसिपिटेशन एक फंक्शन है, स्टॉर्म एक फंक्शन है। तो आपको जो भी वेदर से रिलेटेड जो भी चीजों को तुम देखोगे वो फंक्शन है। बोलो कि वेदर चेंज हो रहा है या वेदर कैसा है, मतलब वहां के लोअर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस के फंक्शनैलिटी को पूछ रहे हो। कार्टोग्राफी टीच नहीं की जाएगी, कार्टोग्राफी यहाँ नहीं करवाया जाएगा। आप अगर चाहते हो कि यूजीसी वाला कोर्स करें तो उसके लिए हम आपको अलग से मदद कर देंगे। ओके राजेश यादव,
और कोई प्रश्न है तो जल्दी बताओ, आपके पास 30 सेकंड्स का समय है। सर कार्टोग्राफी टीच की जाएगी क्या? सर की जगह सार लिख दियो यार, तुम स्टार लिख दिए होते ज़्यादा अच्छा था। सुरजीत सिंह ठाकुर अब आ गया समझ में, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अब एक मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से। रवि शास्त्री एक बार 6 छक्का मारा था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना था। तुम लोगों को याद होगा, वर्तमान इंडियन कोच हैं। और बहुत सारा इनिंग उसका ऐसा है जिसमें उसने अच्छे अच्छे बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलिया में मैकडरमॉट, ब्रूस रीड को पीट दिया, अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद, इमरान पर भी छक्का मार दिया। ऐसा बहुत सारा उसका इनिंग है, लेकिन वो सब है 85, 86 के पहले का। बाद में कपिल देव के कैप्टनसी में उसको स्पेशल ड्यूटी दिया गया कि तुम ओपनिंग करो। अब एक लेफ्ट आर्म में स्पिनर ओपनिंग करने लगा, जो कि थोड़ा बहुत बैटिंग करता था, 5-6 डाउन पे हिट करता था, ऑलराउंडर था। लेकिन बाद में उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम ब्लॉक करो बॉल को। एक कपिल देव के इंटरव्यू में भी है कि 30 ओवर तक तुम ब्लॉक करो बॉल को, 10 रन 15 रन ही बनाओ, लेकिन बॉल जब ढीला हो जाए उसके बाद हम लोग बाकी खेलेंगे। और रवि शास्त्री ने ये काम किया। तो बहुत सारा अपना वो स्ट्रोक्स इंसान तो भूल ही जाता है प्रैक्टिस में नहीं रहने से, जैसा ड्यूटी मिलता है। तो फिर बाद में रवि शास्त्री को हाय हाय ये वो बहुत वो झेलना पड़ा। लेकिन आज देखो वो कोच बना है, कमेंटेटर बना, कोच बना, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और क्रिकेट की जगत में एक महान, एक बहुत बड़ा शख्सियत है रवि शास्त्री। आज इंडियन टीम उसको पैसा दे रही है, विदेश की टीम पकड़ लेगी उसको छोड़ते। हर्षित अग्रवाल, यू आर लुकिंग हैंडसम। अच्छा, अब मेरा दिन आज अच्छा जाने वाला है। श्वेता यादव, जेएनयू के से पीजी के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन पर इफेक्ट थोड़ा सा वो लोग परेशान करते हैं एकेडमिक्स में, राजनीति में। वहाँ वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हो कितना राजनीति चलते रहता है। सुरजीत सिंह ठाकुर, सर वल्केनिक इरप्शन से 65% वाटर वेपर निकलता है, बट सर ये वाटर वेपर अर्थ के अंदर आया कैसे? हाँ, बताते हैं कैसे आया। अर्थ के अंदर में लोहा कहाँ से आया? दुनिया में सब कुछ तो हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के ही अलग अलग कंपाउंड्स बनते बनते बहुत सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम है। सब कुछ, तुम भी तो हाइड्रोजन से बने हुए हो। तो वाटर वेपर इसलिए बन गया क्योंकि, हाय गीता वल्लभी, हर्षित का तो हो गया, श्वेता जेएनयू पूछ लिया आपने, सुरजीत सिंह ठाकुर का मैं बता रहा था कि वाटर वेपर तो अब ऑक्सीजन बन गया, वो एक एलिमेंट बन गया। इसको बहुत हैप्पी कोइंसिडेंस कहते हैं कि पृथ्वी में ऑक्सीजन एक एलिमेंट बना। नहीं बनता तो लाइफ नहीं होता, वाटर वेपर नहीं होता। अब वो H2 से कंबाइन करके वाटर वेपर बन गया। हाई टेम्परेचर पे ना वोलेटाइल हो जाता है कुछ कुछ एलिमेंट्स, तो वोलेटाइल एलिमेंट गैसियस फॉर्म में चला गया, गैसियस फॉर्म में जाके कंबाइन करके बना लिया। सारा पानी तो धरती के अंदर से ही निकला है ना, कहीं बाहर से थोड़ी आया है।
आयनोस्फीयर में एप्पलटन लेयर और किनली हेविसाइड लेयर समझा दीजिए। नरेंद्र बघेल गुड मॉर्निंग। अखिलेश इसमें क्वालिटी अभी तो आयनोस्फीयर पढ़ाना है ना, शायद पढ़ाया कहाँ है, इंग्लिश वाले में पढ़ा दिया है। चलो ओके, टॉक टाइम इज ओवर और शुरू करते हैं। कल कहाँ तक करवाया था मुझे थोड़ा इंडिकेट करो, थोड़ा लिख करके बताओ। रविराज, नॉर्मल लैप्स रेट का कॉज, ओके, नॉर्मल लैप्स रेट का कॉज बताया था। हाइट का ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर चेंज, ओके, नॉर्मल लैप्स रेट बताया था। आगे लिखो। लैप्स रेट पर डिस्कशन और करते हैं। ह्रास दर लिखो। लैप्स रेट दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और दूसरा धनात्मक या घनात्मक, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो दो प्रकार के लैप्स रेट्स होते हैं। इसकी परिभाषा लिखवाई गई थी क्या, एक बार बताना। इसकी परिभाषा बताई थी मैंने, प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करो। हाइट के साथ अतुल शर्मा, बहुत सही लिखा। मुरेंद्र कुमार, कमलेश, अच्छा नहीं लिखवाया था, ओके, तो अब आगे लिखो। हाइट के साथ क्यों रिड्यूस करता है टेम्परेचर, उसमें मैंने लिखवाया था। अब लिखो ह्रास दर क्या है। तो ह्रास दर में लिखो ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को ह्रास दर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला
धनात्मक या पॉजिटिव लैप्स रेट लिखो, यदि ऊंचाई के साथ तापमान में नेगेटिव चेंज हो, यदि ऊंचाई के साथ तापमान में नकारात्मक परिवर्तन हो अथवा तापमान में गिरावट हो, पतन हो, वह पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, क्योंकि यह वायुमंडलीय स्थिरता का सूचक है। वायुमंडलीय स्थिरता का सूचक है। तथा यह वायुमंडलीय स्थिरता का सूचक है तथा सामान्य वायु दाब, स्वच्छ आसमान, लैक ऑफ टर्बुलेंस या विक्षोभ का अभाव जैसी दशाएं प्राप्त होती है। वर्षाहीनता, वर्षाहीनता सामान्य दशाएं होती है। लिखो दूसरा, दूसरा लिखो, नेगेटिव लैप्स रेट लिखो, यदि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो अर्थात ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु अवस्थित हो, तब नेगेटिव लैप्स रेट कार्य करता है। ठंडी वायु के ऊपर ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु अवस्थित हो, तब नेगेटिव लैप्स रेट कार्य करता है। यह एक विशिष्ट दशा है। यह एक विशिष्ट दशा है
जिसमें वायुमंडलीय अस्थिरता प्राप्त होती है, वायुमंडलीय अस्थिरता प्राप्त होती है एवं वायुमंडलीय अस्थिरता प्राप्त होती है एवं विक्षोभ, टर्बुलेंस, स्टॉर्म, तूफान, वर्षण, जैसी विशिष्ट या विलक्षण तात्कालिक दशाएं उत्पन्न होती है। विलक्षण तात्कालिक दशाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट वायुमंडल के जिस इकाई भाग में कार्य करता है उसे तापमान की विलोमता भी कहते हैं। उसे तापमान की विलोमता भी कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। लिखो, तापमान के विलोमता का अर्थ है क्षोभ मंडल के लंबवत प्रकोष्ठ में तापीय विसंगतियां जहां उपरस्थ वायु अधिक गर्म हो एवं उपरस्थ वायु अधिक गर्म हो एवं नेगेटिव लैप्स रेट प्राप्त हो, नेगेटिव लैप्स रेट प्राप्त हो। यह वायुमंडल में प्राप्त विशिष्ट थर्मोडायनेमिक, विशिष्ट तापगतिकीय प्रभाव है जिसका संबंध कुछ विलक्षण मौसमी दशाओं से होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कितने प्रकार का होता है? तापमान की विलोमता यही है, तापमान की विलोमता
कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है, सरफेस, एलॉफ्ट, टर्बुलेंस से और रुको, टर्बुलेंस से और सब्सिडेंस से। तो आप लिखो कि तापमान के विलोमता के 4 कारण हैं। सरफेस रेडिएशन, लिखो सतही विकिरण, पहला कारण है सतही विकिरण। दूसरा है अभिवहन, एडवेक्शन, एलॉफ्ट मतलब ऊपर, ऊपर का जो सब एडवेक्शन, अभिवहन, अभी आप लिखिए फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। अभिवहन, यह सतही विकिरण। तीसरा है ये विक्षोभ के कारण भी हो सकता है, टर्बुलेंस के कारण भी हो सकता है, जैसे टॉर्नेडो के फॉर्मेशन में हो जाता है विक्षोभ के कारण। फिर है सब्सिडेंस, जैसे ये होता है माउंटेन एंड वैली टाइप, पर्वत एंड घाटी समतुल्य। सब्सिडेंस का मतलब हुआ अवतलन, अवतलन से संबंधित। सब सारा हिंदी शब्द भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, डबल मेहनत करवा रहे हो तुम लोग। अगली बार से फी 70,000 रुपया रखा जाएगा, डबल मेहनत। आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्यों? दिखना चाहिए। हो गया। अब लिखो ये कारण है, तापमान की विलोमता के कारण क्या है। अब कारण से टाइप बन जाता है, यही 4 टाइप भी बन सकता है, माउंटेन एंड वैली टाइप, टर्बुलेंट टाइप, एडवेक्शनल टाइप, रेडिएशनल टाइप। तो ये 4 टाइप भी बन जाता है, कारण भी है टाइप भी है। टाइप है तब भी लिखना है। आगे लिखो, पहला है रेडिएशनल टाइप। विकिरण संबंधी। विकिरण संबंधी लाख कर दें तब भी हमें से पढ़ना है। रेडिएशनल टाइप
यानी विकिरण संबंधी विकिरण संबंधी में आओ और लिखो शीतकाल में, पहले लिखवाते हैं फिर समझाएंगे। शीतकाल में बादलों का अभाव एवं शीतकाल में बादलों का अभाव एवं धूल कण के अवतलित होने के कारण आसमान स्वच्छ रहता है। अतः पार्थिव विकिरण तीव्र दर से कार्य करता है तथा पार्थिव विकिरण तीव्र दर से कार्य करता है तथा धरातल का तापमान उपरस्थ वायु के तापमान की तुलना में अधिक कम हो जाता है। विशेषकर 4 AM 4 बजे सुबह एक अद्भुत बैलेंस होता है प्रकृति में। वो बैलेंस कुछ ऐसा होता है कि जो सन का रेडिएशन है वो भी शून्य है, जो अर्थ से रेडिएशन है वह भी लगभग शून्य है। और यही सुबह का जो काल है ना, जब सारे पशु पक्षी फिर से निद्रा से जागने लगते हैं, या जो रात वाले पशु पक्षी हैं वो सोने चले जाते हैं, तो ये वो काल है जब एक स्टूडेंट को उठ करके और ऊपर देखना, प्रकृति को फील करना। अब ये महानगरीकरण में तो संभव नहीं है भाई। यहाँ तो दिल्ली फॉग से घिरा है, और फॉग नहीं है, स्मॉग है। स्मोक और फॉग मिलकर के दम घोटूपन उत्पन्न करता है। ये सौभाग्य तो गांव में ही होगा। नेक्स्ट लिखिए 4 AM पर धरातल सबसे अधिक ठंडा हो जाता है। लिखो जिसके कारण वायु का संघनन, धरातल से संपर्कित वायु का संघनन, धरातल का शीतल होना और धरातल से संपर्कित वायु का संघनन होता है, जिससे निम्न स्तरीय बादल बनते हैं। निम्न स्तरीय बादल बनते हैं।
निम्न स्तरीय बादल बनते हैं जिसे फॉग कहते हैं, जिसे फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं या कुहासा, पता नहीं क्या है, जिसे फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। संघनन के जलबूंद वनस्पतियों पर देखे जाते हैं। इन्हें ओसकण कहा जाता है। इन्हें ओसकण कहा जाता है। इन्हें ओसकण कहा जाता है तथा इन्हें ओसकण कहा जाता है तथा यदि ओसकण का संघनन हिमांक पर हो, ओसकण का संघनन हिमांक पर हो, तब ओसकण का संघनन हिमांक पर हो, तब इसे फ्रॉस्ट कहते हैं। अब फ्रॉस्ट का हिंदी तो ध्यान ही नहीं आ रहा है मुझे, क्या होता है फ्रॉस्ट। तो एक है ड्यू, तो एक हमने आपको बताया फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट। ये तीनों परिघटनाएं तापमान के विलोमता से संबंधित हैं। अब इसको समझाया जा रहा है, समझने की कोशिश करो, समझाते हैं आपको। अब लिखो इसमें
रुको समझाते हैं। देखो मान लो कि समर टाइम है, सब लोग ध्यान से देखिए, समर टाइम है, ग्रीष्म काल है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि वाटर वेपर और संवहन ये सब बहुत तीव्र रहता है, हीट ज़्यादा है, तो अपर एयर में मॉइस्चर रहता है, बादल बन जाते हैं। तो अर्थ का जो रेडिएशन होगा ये इस बादल से टकरा करके ये वापस लौटता है, तो नीचे का एयर वार्म रहता है, ये नीचे का वार्म रहेगा। तो ये सामान्य रूप से समर टाइम कंडीशन है कि धरातल गर्म रहती है। लेकिन विंटर टाइम में क्या होता है कि बादल का अभाव हो जाता है, क्योंकि विंटर टाइम में एयर सब्सिडेंस है। ग्रीष्म काल में एयर ऊपर जाती है, गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, विंटर टाइम में वायु ठंडी होकर नीचे आएगी। तो सारा धूल कण देखो कहाँ आ गया, धूल कण आ गया बिल्कुल धरातल के पास। अब बादलों का अभाव है, क्योंकि ऊपर तो वायु उठ नहीं रही है, तो संघनन होगा नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि वायु बिल्कुल ये स्वच्छ आसमान रहता है, स्वच्छ दिखेगा बिल्कुल विंटर टाइम्स में। अब क्या है कि सुबह 4 बजे ये धरातल से जो रेडिएशन निकला ये बिल्कुल एस्केप कर गया, ये वापस लौटता ही नहीं है, यानी धरातल ठंडी हो जाती है। अगर दिन में हम धरातल का तापमान मान लें 20 डिग्री और ऊपर का तापमान मान लें 15 डिग्री, तो सुबह 4 बजे क्या होता है कि धरातल का तापमान हो जाएगा 5 डिग्री और ऊपर का तापमान रहेगा 12 डिग्री। ज़्यादा वायु कुचालक है, वायु में प्रॉपर्टी है एनर्जी को कंजर्व करने की, संरक्षित करने की। वो एनर्जी को, तापीय ऊर्जा को होल्ड करता है। इसलिए वायु 15 से बहुत घटेगा तो 12, वायु कुचालक है, आपको याद रखना चाहिए। अब ये 5 डिग्री और 12 डिग्री हो गया। अब बताओ दोनों में ठंडा कौन? धरातल ज्यादा ठंडा हो गया सुबह सुबह, नीचे में धूल कण भी सब है, एरोसोल्स और कार्बन सूट्स सब नीचे अवतलित होकर आ गया है। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी है, जल सीकर भी यहां मिल रहा है। अब क्या होगा कि इसी भाग में संघनन की क्रिया कार्य करने लगेगी और नीचे का जो वायु है वही संघनित हो जाएगा। ये जो नीचे संघनित वायु है इससे भी बादल बना है। ये बादल होता है लो स्ट्रैटस क्लाउड, निम्न स्तरीय मेघ। इसमें मेघ में कई संस्तर होता है, इससे नीचे से कूलिंग हो रहा है ना, तो एक संस्तर कूलिंग हुआ, दूसरा संस्तर कूलिंग हुआ, तीसरा संस्तर कूलिंग हुआ, तो ये संस्तरीय मेघ बनता है, निम्न संस्तरीय मेघ बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं फॉग, है ना। तो ये बादल जैसा ही फॉग होता है। फॉग आया हुआ है आपके सिटी में, इसका मतलब है कि आप बादल के बीच में घुसे हुए हो। और संघनन होगा तो मान लो यहां पर कोई वनस्पति है, एक मान लो ये प्लांट का एक ऐसे लीफ है ना, ऐसे मान लो एक लीफ है, प्लांट है यहां पे। तो प्लांट भी क्या करता है, प्लांट भी आपका गमला मान लीजिए है, तो प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होता है, श्वसन पता नहीं क्या ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो भी वाटर वेपर निकलता है उसके अंदर से। वही वाटर वेपर संघनित होकर के इसके ऊपर में, या वायुमंडलीय वाटर वेपर भी संघनित होकर के इसके ऊपर में बैठ जाता है, जिसको हम लोग ओसकण कहते हैं। ये देखो ओसकण है। और अगर ये ओसकण हो गया और मान लो कि तापमान 5 की जगह -5 हो जाता है, तब ये ओसकण क्या कर जाएगा, ये फ्रीज कर जाएगा। और ओसकण फ्रीज करके बन जाएगा आइस फ्लेक्स, आइस फ्लेक्स बन जाएगा। और ये जो बादल है, जो कोहरा है, इसमें नियर बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। ये सब कोहरा में बिलो, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट या तुषार। तुषार यही है, ओस ये है, और फॉग कोहरा। बताओ कितना लोग समझ गया, जल्दी बताओ, यही सब प्रश्न आता है आजकल। तुषार या पाला कहते हैं, सुजीत सिंह ने लिखा है, थैंक यू। फ्रॉस्ट का मतलब पाला होता है। ओके,
समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी बना लो फटाक से। ये रेडिएशनल टाइप है। अब दूसरे पे आओ। वाष्पोत्सर्जन, ओके। मुझे किसी ने हाय लिखा, मैं भी उसको हाय। और सर्वेश, अरे यार सर्वेश एक बार और समझा दो सर, यही तो तुम लोग दिमाग का दही कर देते हो। दोबारा वीडियो देखो ना, दोबारा वीडियो देखो। सिंपल सा है कि ऊपरी वायु से नीचे का धरातल ज्यादा ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि धरातल से जो विकिरण निकला वो ऊपर एस्केप कर गया, बादल नहीं थे कि वापस उसको वापस भेजे। तो धरातल ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है और वायु ऊपर का कुचालक है, तो ऊपर में तापमान ज्यादा है, नीचे में तापमान कम है, तो ये तापमान की विलोमता हो गई। नीचे -5 दिखा रहे हैं, ऊपर में क्या है, ऊपर 12 डिग्री है, नीचे -5 है या 5 है, तो ये तापमान की विलोमता हुई ना। ठंडे वायु के ऊपर में गर्म वायु है। अब नीचे ठंडा वायु है, नीचे ठंडा धरातल है, तो संघनन कहां होगा? संघनन तो वहीं होगा जहां तापमान बहुत ही कम होगा, तो संघनन का कार्य नीचे हो गया। सामान्य रूप से ग्रीष्मकाल में संघनन ऊपर होता है, यहां संघनन नीचे हो गया है। लिखवाए गए नोट्स को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, और आपको दिखाते हैं तो दूसरा टाइप है एडवेक्शन। एक ज्यादा घूम गया। एडवेक्शनल टाइप, इसको पहले समझाते हैं। तो सब लोग बोलोगे कि हाँ अच्छा है, पहले ही समझाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हम पहले समझाएंगे। ये देखो है कोल्ड एयर, ठंडी वायु है, और ये है वार्म एयर। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों जब टकराएगा, इसकी गति इधर मान लेते हैं, इसकी दिशा इधर मान लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय भाग है। ये मान लेते हैं 75 डिग्री नॉर्थ, तो ये मान लेते हैं 45 डिग्री नॉर्थ। अक्षांशों के आधार पे भी देख सकते हो। तो वार्म और कोल्ड एयर अगर टकराएगा तो वार्म एयर ऊपर की ओर चला जाता है, तो यहां पर कौन सा एयर आ गया? वार्म। और ठंडी वायु कभी ऊपर नहीं उठती है। क्यों नहीं उठती है? भारी है, संघनित है, धरती पकड़ है, तो ये ठंडी वायु का टेंडेंसी नीचे अवतलन का ही होता है, और गर्म वायु का ऊपर की तरफ उठने का होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है जहां पर ठंडी और गर्म वायु का इस तरह से मिलन होगा और वायु ऊपर की ओर उठेगी, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल जोन या वाताग्रीय क्षेत्र। तो यही है फ्रंटल जोन, ये जो डॉटेड एरिया है। तो यहां ऊपर में वार्म, नीचे में कोल्ड। तो एडवेक्शन का मतलब होता है अभिवहन। अभिवहन का मतलब होता है क्षैतिज मिश्रण, क्षैतिज संचरण। संवहन का मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर जाओगे तो संवहन, हॉरिजॉन्टल मिलोगे मिलेगा एयर तो उसको अभिवहन। तो इसमें अभिवहन हो रहा है, तो अभिवहन के कारण गर्म वायु ऊपर चली गई है। तो ऊपर में गर्म, नीचे में ठंडी, तापमान का विलोम था। अब गर्म वायु ऊपर चलेगी तो इसमें मॉइस्चर तो होगा ही, वाटर वेपर तो होगा ही इसमें ना। वाटर वेपर में पॉजिटिव है, तो वाटर वेपर होने के कारण यहां पर बादल भी ऊपर बनने लगते हैं
और फ्रंटल एरिया में वर्षा भी होने लगती है, तो अभिवहन संबंधी जब भी तापमान की विलोमता होगी तब फ्रंटल जोन बनता है और उसमें बादल बनते हैं, उसमें वर्षण होने लगता है। कितना लोग समझा? फ्रंटल समझ में आ रहा है पर आप दिख नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग प्रधान जी। समझ गए रवि, तो समझ गए तो इसको लिखो, लिखो लिखो गर्म वायु एवं ठंडी वायु के अभिवहन होने से, गर्म एवं ठंडी वायु के अभिवहन होने से गर्म वायु का या गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित हो जाता है। गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित हो जाता है। गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित हो जाता है। अतः तापमान के विलोमता की दशा बनती है। इस दशा में विलोमता की दशा बनती है। इस दशा में वाताग्र का निर्माण तथा वाताग्र में बादलों का अनुक्रम एवं वर्षण प्राप्त होता है। बादलों का अनुक्रम एवं वर्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखो, तीसरा टाइप है माउंटेन एंड वैली। टोर्नेडो वाला तो आज बता नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा टोर्नेडो जब पढ़ोगे तभी वो आपको समझ में आएगा। तीसरा है माउंटेन एंड वैली। अब ये आपको लिखना है, हम आपको सिर्फ समझाएंगे क्योंकि आप लोगों को गधा नहीं बनाना है, घोड़ा बनाना है।
आप लिखोगे इसको, सब लोग ध्यान से देखो। माउंटेन एंड वैली, यह है हमारा पर्वत का श्रृंग, यह है हमारी घाटी। अब देखो, शीतकाल में, रात्रि में, जब शीर्ष में रेडिएशन हो जाता है, शीर्ष एक्सपोज्ड है, तो शीर्ष या श्रृंग कह लो, श्रृंग जब रेडिएशन, इसमें हाई रेडिएशन होता है तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, और नहीं तो आइस कैप भी ऊपर में होता है, ऐसा मान लो, तो शीर्ष ज्यादा ठंडा हो जाता है घाटी की तुलना में। तो ठंडी वायु जो भी होगी शीर्ष से, वो भारी होकर के नीचे की ओर अवतलित होती है। कब? 4 AM। ये 4 AM हिंदुस्तान के सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण समय है, जब रात्रि और सुबह का मिलन, या सूर्य और चंद्रमा का मिलन, या पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है सब। तो 4 AM में एक सत्य है, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रेडिएशनल एनर्जी धरती का और सूर्य का दोनों नगण्य हो जाता है, तो ब्रेन बहुत ही शांत दशा में रहता है। योगा इसी टाइम पे किया जाता है, ऐसा ना कि उठ करके 11 बजे वो योगा करने लगे। खैर, नहीं से तो वही अच्छा है, मना नहीं कर रहे। तो श्रृंग से कोल्ड एयर भारी होने के कारण नीचे आएगा, और नीचे इस घाटी में जमा हो रहा है, कोल्ड एयर का यहां जमा हो गया। अब मान लो कि दोपहर का 12 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9, 10, 12, 11 कुछ बज रहा है, तो सूर्य की किरणें श्रृंग को हिट कर रही है ना। सूर्य तब श्रृंग को हिट करेगा। क्यों? क्योंकि घाटी तो छुपा हुआ रहता है। सूर्य जब तक कि ऊपर ना आ जाए तब तक घाटी में लाइट नहीं आता है, तो घाटी ढका हुआ रहता है पर्वतों के ढाल के कारण। तो यहां पर कोल्ड एयर जाकर के यहां फॉग का निर्माण करता है, यहां फॉग, घना कोहरा बैठा रहेगा, जबकि ऊपर में ये गर्म होने लगता है। ऊपर में ये दिन में मान लो 8 to 12 AM का जो पीरियड है उसमें ये गर्म होने लगेगा। तो अब धीरे धीरे ऊपर से गर्म वायु इधर फैल जाती है, वार्म एयर इस तरह से फैल जाती है, और नीचे में कोल्ड एयर रहता है। तो ड्रेनेज ऑफ कोल्ड एयर, यहां क्या हो रहा है? ये ड्रेनेज ऑफ कोल्ड एयर होता है सुबह 4 AM को। वार्म एयर इसी को कहते हैं। ये भी देखो, वार्म एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे, ये भी तापमान की विलोमता की दशा है। और घाटी में मौसमी दशा क्या होगी? फॉगी कंडीशंस होगा। इसको लिखना है। ये सब्सिडेंस के कारण बना ना, ये सब्सिडेंस के कारण बना, तो आपको लिखना है कि सब्सिडेंस के कारण बना। टैब पर क्लास क्यों नहीं चल रहा सर? मेरे पास टैब है सर, फोन नहीं। से पहले सारी क्लास टैब पर किया है। टैब पर किया तो था, लेकिन सारे लोग यही तो कर रहे हैं कि कंप्यूटर में लगा के, लैपटॉप में लगा के, ग्रुप में बैठ करके, प्रोजेक्टर पे चला के सारा क्लास ही टेलीकास्ट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने दोबारा टैब पे कह दिया है कि आप चला दो। जितने लोग पढ़ लें अच्छा ही है, प्रॉब्लम क्या है। इस पे आप स्वयं लिखो। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, डायग्राम बनाइए, और अब आपको दिखाते हैं एक और तापमान की विलोमता पे शॉर्ट नोट्स शानदार तैयार करना है, मौसमी दशाओं से रिलेट करना है। अब वापस आइए हमारे उसी ग्राफ पे जहां पे ये 16 और 18 किलोमीटर, ये क्या था हमारा? क्षोभ मंडल, जिसका वर्णन हो चुका है। इक्वेटर यहां विषुवत है, और इसी को सी लेवल भी माना था हम लोगों ने। अब यहां देखो, क्षोभ मंडल के पास -85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, क्षोभ सीमा के पास,
और यहां ध्रुवों के पास, अगर ध्रुवों के पास जाओगे, आप ध्रुव के पास जाओगे तो यहां -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। समझो इसको। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर में अगर हम लैप्स रेट लेंगे तो लैप्स रेट क्या है? 6.4। तो 8 इंटू 6.4, नीचे का तापमान ध्रुवों का मान लेते हैं -5, -10, तो -45 ही आएगा ना। यहां पर -45 कैसे तापमान आया? मान लो कि 8 किलोमीटर ऊंचाई है, 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का ह्रास हो रहा है, तो इतना हो गया। अब नीचे तापमान मान लेते हैं -10 है, तो इतना -10 डिग्री, ये तापमान होगा यहां का। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। हमारे क्लास में आपको हर चीज समझना है, तापमान भी है वो भी समझना है, रटना कुछ नहीं है। यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 18 इंटू 6.4 माइनस यहां का तापमान 30, 32 कुछ मान लो, 27 मान लो। तो ये रफली इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि तापमान यहां पर कैसे होगा। तो यहां लगभग -85। अब इसी में कोई 82 लिख दे, कोई 92 लिख दे, वो डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज इसका -85 आएगा, वो -45 आएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखो कि -85 है तो ये ज्यादा ठंडा है -45 की तुलना में, तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर। और उसकी कंपैरिजन में यहां पे क्या होगा? लो प्रेशर। अब ये मत समझ लेना कि -45 में लो प्रेशर होता है, ऐसा मूर्खता नहीं करना है। आपको ये समझना है कि इसकी तुलना में कहां पे हाई प्रेशर है? अरे जो ज्यादा ठंडा है वो हाई प्रेशर का एरिया होगा। तो रिलेटिव हाई प्रेशर के कारण ग्रेडियंट कैसे बनता है? ग्रेडियंट यानी प्रवणता कैसी है? तो प्रवणता है इधर से इधर, इस दिशा में प्रवणता बन रही है। यानी यदि वायु का संचरण होगा तो विषुवत से ध्रुवों की ओर होगा, क्षोभ सीमा के ऊपर। यह है हमारा क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा के ऊपर वायु का संचरण विषुवत से ध्रुवों की ओर है, और चूंकि विषुवत से ध्रुवों की ओर है और कोरियोलिस काम करेगा, और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन होता है। तो विस्थापन के कारण ये पछुआ बन जाएगा, पछुआ पवन बन जाएगा। इसी को कहते हैं समताप मंडलीय पछुआ पवन, जो विषुवत से ध्रुवों की ओर संचरित हो रही है। कितना लोग समझा? वीडियो अपने लिए 5 बचा के रखो, बहुत काम आएगा। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड है, जिसको कि विंड में पढ़िएगा। घाटी देख लिए बस, कैटाबैटिक एनाबैटिक याद आ गया होगा, एनसीईआरटी वाला। समताप मंडल में विषुवत से ध्रुवों की ओर पछुआ पवनों का प्रवाह है, क्योंकि जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, दाब प्रवणता है, वो विषुवत से ध्रुवों की ओर कार्य कर रही है। क्योंकि विषुवत का तापमान समताप मंडल में क्षोभ सीमा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में लगभग आधा है। वीडियो क्लास एंड हो जाने के बाद एंड हो जाएगी क्या? वीडियो का टाइम लिमिट कोर्स के खत्म होने के 1 महीना 2 महीना तक रखेंगे।
मिसयूज कितना होता है यार, आप लोग कभी ये सोचो ना, हर जगह तो मिसयूज का ही चक्कर लगा हुआ है। करप्शन, चोरबाजारी, धोखाधड़ी, इसके कारण कितने इस देश के महानायक दम तोड़ दिए बिना कुछ जीवन में देखे। तो चोर और इस तरह के लोगों से भरा हुआ देश, और जितने इस तरह के लोग हैं जो कि सोचते हैं कि किसी तरह से फ्री में कुछ हो जाए, मैनेज हो जाए, वो पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं, कभी बड़ा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनमें स्वाभिमान का एलिमेंट ही नहीं कभी आएगा। तो कहां से बड़ा बनेंगे? कोई बड़ा नहीं बना आज तक। क्षणिक हो सकता है उनको खुशी मिल जाए, कुछ लाभ मिल जाए, तो फिर वो छोटा छोटा लाभ तलाशते रहते हैं, उसके लिए और धोखाधड़ी और कुछ कुछ जालसाजी, फरेब, इसी में लगे रहते हैं। हम कॉमन बात कर रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो देखा मैंने लाइफ में, तुमसे तो ज़्यादा ही जिंदगी जिया, और एक सौभाग्य कह लो कि गांव भी देखा, शहर भी देखा, दुनिया देखी। केरल में ऐसा कुछ नहीं है। सोचो तुम, भारत में ही कई स्टेट्स हैं, केरल है, तमिलनाडु है, तो गुजरात है। गुजरात और ये सब न रहे तो भारत का पता नहीं क्या हो। तुम लोग को शायद इस बात पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को ड्राइव करने वाला स्टेट, जो इंजन है, वो गुजरातीज हैं, चाहे एनआरआई बन करके, इंडस्ट्रियलिस्ट बन करके, पारसी हैं। जो रियल भारत है ना, जो आप देखते हो गैंजेटिक प्लेन्स पे बिलबिलाता हुआ जनसंख्या, वो तो एक दूसरे को छीन झपट, मार पीट, कार है, भैर है, यही करने में लगा हुआ है। साइंस पूरा साउथ संभाले हुए है। एक जोक आया था हमारे पास, तुम लोग अपने ना हमारे विषय में ये मनोभावना बनाना कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोलता है, तुम कभी अपने आसपास में सचमुच में मेरी बातों को देखना, तब तुम्हारा हृदय परिवर्तन भी होगा। हम भी तो उसी मिट्टी से हैं जहां से हिंदी माध्यम के छात्र जनरली आते हैं। अब है, एक चीज याद रखना, अगर इथिकली करेक्ट रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। तुम्हारे क्रिटिक्स होंगे, वो भी हार जाएंगे। लेकिन तुम्हारे गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर अधर्म जीतने वाला हो और सत्य हार रहा हो तो सत्य हिंसा भी कर सकता है, मतलब एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है उसका। पूरा यूपी बिहार का एक ही लगभग हाल है। ओके, तो ये समताप मंडलीय पछुआ पवन क्यों चलती है, कितनी ऊंचाई पे चलेगी? 18 किलोमीटर के ऊपर में चलती है। ओके, आप लिखो क्षोभ सीमा पर, शायद मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था?
लिखो, क्षोभ सीमा को एटमॉस्फेरिक लिड कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक लिड कहते हैं। ये एक प्रकार का लिड है, LID, ट्रोपोस्फेरिक लिड कहते हैं। क्षोभ मंडलीय ढक्कन है ये, क्योंकि इसके ऊपर मौसमी दशाएं अनुपस्थित है। क्षोभ सीमा के ऊपर संघनन के कार्य अनुपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ओजोन मंडल प्राप्त होता है। ओजोन मंडल प्राप्त होता है। ओजोन मंडल प्राप्त होता है एवं ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर या ओजोन के द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से तापमान में वृद्धि होती है। तथा समताप मंडल में तापमान के विलोमता की दशाएं पाई जाती है। तापमान की विलोमता की दशाएं पाई जाती है। 16 से 32 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल या ओजोन गैस का सकेंद्रण है। तथा बाईस किलोमीटर के पास सर्वाधिक सघन ओजोन संस्तर प्राप्त होता है, जिसे चैपमैन लेयर कहते हैं। चैपमैन, CHAPMAN, जिसे चैपमैन कहते हैं, चैपमैन लेयर कहते हैं। चैपमैन लेयर कहते हैं। आगे लिखिए, चैपमैन साइकिल के अनुसार विषुवत के ऊपर
विश्वत के ऊपर ओजोन का निर्माण होता है, विश्वत के ऊपर ओजोन का निर्माण होता है तथा ओजोन का निर्माण होता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें नवजात ऑक्सीजन ओ को O2 के साथ एक रासायनिक बंधन में फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा बांधती है, जिससे O3 बनता है। इस O3 को समताप मंडलीय पछुआ पवनें ध्रुवों की ओर विस्थापित करती है, ध्रुवों की ओर विस्थापित करती है। ध्रुवों की ओर विस्थापित करती है जहां यूवी रेज का अभाव होता है। अल्ट्रावायलेट रेज
6 महीने तो अनुपस्थित है और 6 महीने बहुत ही कमजोर है। यूवी रेज का अभाव होता है, 6 महीने अनुपस्थित लिखना है, 6 months एब्सेंस एंड 6 months वीक स्लैंटिंग। सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत होती हैं, सालों भर होती हैं, उसी में यूवी रेज आ रहा है ना। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिर्यक हो जाएंगी और 6 महीने तो अनुपस्थित हो जाएंगी, तो यूवी रेज ध्रुव पे है नहीं। और ओजोन को बनाने में O2 और O के बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए यूवी रेज एक चार्जर की तरह है, उसे करंट जाना चाहिए तभी वो O3 बना रहता है। तो यूवी रेज के अभाव के कारण ध्रुवों पर लिखो, पुनः नवजात ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाता है। पुनः नवजात ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाता है। ऋषिराज का एक बहुत अच्छा विश्लेषण आया है, लेकिन तो ओजोन का निर्माण और ओजोन का विखंडन एक सतत प्रक्रिया है। ओजोन का निर्माण विषुवत पर होता है और ओजोन का विनाश या विखंडन ध्रुवों पर निरंतर हो रहा है। लिख लो इसमें आगे, अतः ओजोन क्षरण एक नैसर्गिक प्राकृतिक, ओजोन क्षरण एक नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। नैसर्गिक एवं प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। हालांकि वर्तमान में
साउथ पोल, नॉर्थ पोल या अंटार्कटिका एवं आर्कटिक के ऊपर में ओजोन छिद्र पाए गए हैं। ओजोन छिद्र पाए गए हैं, जिसका अर्थ है वैसे क्षेत्र जहां ओजोन संस्तर का दुर्बलीकरण हुआ है, ओजोन संस्तर का दुर्बलीकरण हुआ है, दुर्बलीकरण हुआ है। इसका संबंध मानव जनित कारकों से भी है, जैसे औद्योगिक क्रांति में यूरोप में CFCs, HFCs, का उत्पादन इन गैसों को ओजोन ईटिंग गैस भी कहते हैं, ओजोन भक्षी गैस भी कहते हैं। ओजोन भक्षी गैस भी कहते हैं। जो समतापमंडलीय पछुआ के द्वारा ध्रुवों की ओर परिवहित हुए। ध्रुवों की ओर परिवहित हुए। लिखो, तीसरा थ्योरी भी एक है। लिखो, एक अन्य कारण समताप मंडलीय बादलों को माना जाता है, जो नाइट्रोजनस गैसेस एवं सल्फ्यूरिक गैसेस एवं सल्फ्यूरिक गैसेस के समायोजन से बनता है।
के समायोजन से बनता है। सल्फ्यूरिक गैस के समायोजन से बनता है या उनका संघनित रूप है, तथा यह बादल यूवी रेज को ओजोन मंडल में प्रवेश नहीं होने देते। यूवी रेज को ओजोन मंडल में प्रवेश नहीं होने देते। यूवी रेज में प्रवेश नहीं होने देते। यूवी रेज कहते हैं, यूवी रेज को ओजोन मंडल में प्रवेश नहीं होने देते। तो ओजोन होल का 3 थ्योरी हो गया। पहला है नेचुरल, दूसरा है ये बादल, और तीसरा है सीएफसी। तीनों थ्योरी आपको समझना है। ओजोन होल क्यों बनता है? 3 हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट वापस आया जाए उसी पेज पे। अब लिखो, ये चैपमैन साइकिल था। इक्वेटर के पास O2 बना, O2 प्लस O, O3 बन के यहां गया। ध्रुवों के पास O2, O टूट गया, वापस आया O। इसी को चैपमैन साइकिल कहता है। ओजोन के बनने और उसके विघटन के पूरे प्रक्रिया को चैपमैन साइकिल कहा गया है। और जहां ओजोन का अधिकतम सघनतम संस्तर मिलता है 22 किलोमीटर, उसको चैपमैन लेयर भी कहते हैं या चैपमैन लाइन भी कहते हैं। तो चैपमैन जरूर पढ़ना, मैंने जानबूझ के पढ़ाया है। यूपीएससी आजकल कुछ भी पूछ रही है। अब आगे देखो, 50 to 88 किलोमीटर्स, यह है मध्य मंडल। लिखो, यहां पुनः तापमान ऊंचाई के साथ घटने लगता है। पॉजिटिव लैप्स रेट काम करेगा, पुनः घटने लगता है। यह संक्रमण क्षेत्र है। अट्ठाईस किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेनेटरी फ्रिक्शन लाइन है। 88 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेनेटरी ग्रहीय घर्षण रेखा, प्लेनेटरी फ्रिक्शन लाइन PFL है, जिसके नीचे उल्का घर्षण के कारण, जिसके नीचे उल्का घर्षण के कारण जल के भस्म हो जाते हैं। मतलब उल्का पिंड जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो मध्यमंडल का एक बड़ा महत्व है, उल्का पिंड से धरातल को बचाता है। What is transitional zone?
संक्रमण क्षेत्र है। ट्रांजिशनल जोन का मतलब हुआ कि ऊपर में 88, क्या बताया था मैंने, ये सम मंडल है ना, और इसके ऊपर क्या है, विषम मंडल है। तो विषम और सम के बीच में आपको ये मध्य मंडल मिलता है, इसलिए ट्रांजिशन जोन है। फिर लिखो यहां नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड मिलते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट बादल मिलते हैं, रात्रि को चमकने वाले बादल। जिन्हें ध्रुवों से देखा जा सकता है। जिन्हें ध्रुवों से देखा जा सकता है। ये बादल नॉर्वे से देख सकते हो, स्वीडन से। देखो ये बादल प्री कैम्ब्रियन ज्वालामुखी के गैसों के संघनन हो सकते हैं। गैसों के संघनन हो सकते हैं, अथवा गैसों के संघनन हो सकते हैं, अथवा क्या, अथवा औद्योगिक प्रदूषक हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रदूषक हैं जिनका संघनन हो गया है। दो मत है यहां पर। अब लिखो तापमंडल। तापमंडल लिखो। तापमंडल में पुनः नेगेटिव लैप्स रेट है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण है गैसों का अत्यंत विरल होना, गैसों का अत्यंत विरल होना, गैसों का अत्यंत विरल होना तथा अल्फा, बीटा, गामा या गामा सिर्फ लिख सकते हो, गामा रेज एवं यूवी रेज के द्वारा इन गैसीय कणों का आवेशित होना, इन गैसीय कणों का आवेशित होना
देखो, तापमंडल के दो भाग हैं। तापमंडल के दो भाग हैं। पहला है आयन मंडल। आयन मंडल गैसेज आयनीकृत है। तथा यहां नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का संस्तरीकरण मिलता है। डायग्राम में मैंने दिखाया है। आपको पहले भी पढ़ाया था शायद। अब लिखो ई लेयर 90 to 105। ई लेयर, इसे केनेली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। नाइट्रोजन गैस के आयनीकृत होने से इसका निर्माण हुआ है। दिन में सशक्त होता है,
दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जिससे अल्प दूरी के या कम दूरी के, लघु दूरी के संचार सेवाएं संभव होती हैं। लघु दूरी की संचार सेवाएं संभव होती है। लिखो, एफ लेयर ऑक्सीजन गैस के आयनीकृत होने से बना है। ऑक्सीजन से बना है। रात्रि को सशक्त होता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स को परावर्तित करता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स को परावर्तित करता है, जिससे लंबी दूरी की संचार सुविधाएं स्थापित होती है। लंबी दूरी की संचार सुविधाएं स्थापित होती हैं। इसे एपल्टन लेयर भी कहा जाता है, शायद मैंने पढ़ा दिया था। एपल्टन लेयर भी कहा जाता है, एपल्टन। अब लिखो, बहिर्मंडल में गैस अत्यंत विरल हैं। बहिर्मंडल में गैस अत्यंत विरल है, तथा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तथा यहां तापमान 5865 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है।
5865 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।